नमस्कार दोस्तों, उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है आपका छठी शताब्दी से है और मौर्य काल से है प्रश्न है। तो आइए इन्हीं प्रश्नों को हम देखते हैं। और उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं बेल आइकॉन को दबाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न इसके साथ। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। ए चित्रित दूसरे मृद भांडों के साथ, बी काले और लाल मृद भांडों के साथ, सी गेरू रंग के मृद भांडों के साथ, सी पी या डी उत्तर काली पॉलिश वाले मृद भांडों के साथ। तो जो इसका आंसर है वो है आपका ए है। लौह की प्राचीनतम संबंधी साहित्यिक उल्लेख की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिच्छत्र हो गया, तरंजी खेड़ा, आदमगिरपुर, मथुरा रोपण, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग जो है एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्र दूषित मृदभांड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार था? ए तांबा, बी टिन, सी लेड, डी लौह। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी है लौह। अगला प्रश्न देखिए, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, या सी बिंबिसार, या डी वासुदेव। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका है बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर जो 544 ईसा पूर्व में बैठे थे। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध धर्म का अनुयायी थे ये और इसने चंड प्रद्योत अवंती का शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। अगला प्रश्न देखिए, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो एक कौशल, बी मगध, सी चंपा, डी अवंती। तो इसका जो आंसर है वो है आपका है बी मगध। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में काल शुद्ध सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? ए संस्कृत, बी पाली, सी ब्राह्मी, या डी खरोष्टी। जो इसका आंसर है वो है आपका ए। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः जो है संस्कृत भाषा प्रयुक्त थी। अगला प्रश्न देखिए, हेरोडोटस को माना जाता है ए इतिहास का जनक, बी भूगोल का जनक, सी राजनीति शास्त्र का जनक, या डी दर्शन शास्त्र का जनक। तो जो इसका आंसर है वो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर तट पर मुकाबला किया? ए एम बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी पोरस, या डी घनानंद। तो इसका आंसर है वो है आपका सी है घनानंद। पोरस है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यहूदी के धार्मिक पाठ का नाम बताइए। ए सूक्ति संग्रह, बी मूसा संहिता, या सी त्रिपिटक, या डी जेद अवेस्ता। तो इसका जो आंसर है वो है आपका है यहूदी के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता। और जो इसमें जो इनका जो इस पूजा स्थल होता था सिनागॉग्स के नाम से जाना जाता था। जो त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म से है और जेद अवेस्ता पारसियों के लिए है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार मिलाना है। सबसे पहले कौन आया था? तो देखिए, सबसे पहले आपके आएंगे हर्यक वंश, फिर आएगा आपका शिशुनाग वंश, फिर आपके आ जाएंगे नंद, फिर मौर्य वंश है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका है सी। अगला प्रश्न देखिए, महाभाष्य लिखा था ए गार्गी ने, बी मनु ने, सी बाण ने, या डी पतंजलि ने। तो इसका जो आंसर है वो है आपका है डी पतंजलि। महाभाष्य के जो रचनाकार पतंजलि थे। इससे जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए वे देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत की चिकित्सीय त्रय का पहचान करिए। ए चरक, सुश्रुत और भरस, बी चरक, सुश्रुत और पतंजलि, सी चरक, सुश्रुत और वाग्भट, या डी चरक, वात्स्यायन और वाग्भट। तो इसका जो आंसर है वो है आपका है सी चरक, सुश्रुत और वाग्भट। अब पूछ रहा है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय जो चंद्रगुप्त मौर्य का जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के प्रांत हुई संधि फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकेशिया, जिड्रेसिया और पैरम्यूसाई क्षेत्र को नाम दिया था। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। काशी, पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी श्रवणबेलगोला।
इसका जो आंसर है वो है आपका डी है श्रवणबेलगोला। जैन लेखों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए। यहीं इसने काया क्लेश द्वारा यानी सलेखना विधि द्वारा शरीर को त्याग दिया था। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी बिंबिसार। तो इसका जो आंसर है वो आपका है ए बिंदुसार। बिंदुसार जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था और यूनानी जो इतिहासकार थे उसे अमित्रोचेटस के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न देखिए, बिंदुसार का पुत्र कौन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। तो इसका जो आंसर है वो आपका अशोक है। अगला प्रश्न, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? मतलब उज्जैनी, पुष्कलावती, ऋषि तक्षशिला या राजगृह। तो इसका आंसर है तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमारमात्यम बनाकर वहां विद्रोह दबाने के लिए जब भेजा, अशोक ने न केवल विद्रोह का शांत किया बल्कि वहां की जो प्रजा का था प्रेम और विश्वास भी साथ में जीत लिया। अगला प्रश्न है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन है? ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य, सी प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन या डी निर्देशित लोकतंत्र। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अगला प्रश्न देखिए, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ए तीसरी बौद्ध परिषद, बी कलिंग युद्ध, सी बौद्ध धर्म को अपनाना, डी मिशनरी को सिलोन भेजना। तो इसका जो आंसर है वो है आपका है कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ए मौर्य राजा अशोक, बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, सी गौतम बुद्ध, डी भगवान महावीर। तो इसका आंसर है वो आपका है ए मौर्य राजा अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में से देवान प्रियदर्शी राजा आदि के उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरन, टूर, उद्गोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ए जीवन वृत्त, बी आंतरिक नीति, सी विदेश नीति, डी सभी विकल्प सही है। तो इसका जो आंसर है वो आपका है डी सभी विकल्प सही है। अशोक का जो इतिहास हमें मुख्यतः अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन जो 3 वर्गों में किया गया था, एक शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख, शिलालेख, और जो चौथा था विभिन्न लेखों का एक समूह था जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए थे। अशोक कालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति एवं जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी स्नान होकर खरोष्टी है। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग युद्ध के बाद में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉग एडिक्ट द्वितीय है, रॉग एडिक्ट चौथे हैं, रॉग एडिक्ट 6वें या रॉग एडिक्ट 13वें। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। इस शिलालेख में कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? ए कौटिल्य, बी सेल्यूकस निकेटर, सी मैगस्थनीज या डी जस्टिन। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज जो यूनानी ग्रीस शासक यानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज प्रशासन के विषय में लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, इंडिका किसने लिखी है? आई तिसंग या बी मैगस्थनीज या डी फाहियान या सी फाहियान या डी फैनसंग। तो इसका जो आंसर है वो आपका है मैगस्थनीज। अगला प्रश्न देखिए, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ए विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त या डी बृहद्रथ। तो इसका आंसर है वो है उपगुप्त। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म के दीक्षित किया।
दिव्यदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय जो है उपगुप्त जी को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमाशिला या डी वैशाली। तो तक्षशिला इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र में से कौन था? ए उज्जैन, बी वल्लभी, सी नालंदा, डी तक्षशिला। तो तक्षशिला इसका उत्तर है। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान में क्या है? इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो उसका जो आंसर है वो है आपका है बी चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक की शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ए मगधी, बी ब्राह्मी, सी पाली या डी देवनागरी लिपि। तो इसका जो आंसर है वो है आपका है बी ब्राह्मी। अशोक के अभिलेख में शाहबाजगढ़ी और मानसेरानी अभिलेख खरोश लिपि में, तक्षशिला एवं लखमान अभिलेख अरामीक लिपि में, सरेकुनास अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख जो है लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? 1810 हैरी स्मिथ, बी 1787 जॉन टावर, सी 1825 चार्ल्स मेटकॉफ या डी 1837 जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप जो 1837 है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। तो इसका आंसर है वो है आपका सी अशोक। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? माता पिता का आज्ञा पालन करना, दान पुण्य, भ्रात भाव, संघ के प्रति आस्था। तो इसका जो आंसर है वो है आपका है संघ के प्रति आस्था। धम्म में वर्णित है कि पक्षियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भ्रात भाव, दान पुण्य, अल्प व्यय, अल्प संचय इत्यादि। यदि धर्म में संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई तत्व वर्णित नहीं है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ए जिला प्रशासक, बी प्रांतीय प्रशासक या सी ग्राम प्रशासक, डी नगर प्रशासक। तो इसका जो आंसर वो है आपका है जिला प्रशासक। मौर्य वंश के जो शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था। मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारियों को एस्ट्रोनोमाई कहा है और उनके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई था। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? ए सातवाहन, बी शुंग, सी नंद या डी कौरव। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी वो है शुंग। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए कुणाल, बी बृहदत्त, सी सुशिम, डी संप्रति। तो इसका आंसर जो है आपका है वो है बृहदत्त। तो दोस्तों ये था आज के क्वेश्चन। आप सभी को कैसे लगे आप बताइएगा। उद्भव सम्राट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।